तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे हैं। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंडेक्स की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा और फटाफट से 10 से 15 मिनट में आपको फटाफट से सारे इंडेक्स कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि अगर कोई बड़ा इंडेक्स है तो उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो वही सोचते हुए मैं फटाफट से आपके लिए एक सीरीज़ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडेक्स की। प्लीज़ बताइएगा, ये पहला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इंडेक्स 37 का, दैट इज़ प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि अगर आपको ये पसंद आएगा तो ही मैं दोबारा से वीडियोस बनाऊंगा किसी और इंडेक्स पे भी, अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स की ऑलरेडी वीडियोज़ होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि उनसे पढ़ के इफेक्टिवली हो जाता है तो ठीक है, मैं एफर्ट्स नहीं करूँगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी 10 से 15 वीडियो में आपका 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपका बहुत सही तरीके से रिवाइज़ हो रहा है, तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने ये चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, मैंने शर्मा सर से क्लास ली थी, परवीन शर्मा सर से, और उसके बेसिस पे बनाए हैं। और ये मैंने अपने फ्रेंड के लिए जो है नोट्स बनाए थे। तो जब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड अंकित जायसवाल इज़ गिविंग हिज फर्स्ट ग्रुप, तो मैंने उसके लिए ये सारे नोट्स प्रिपेयर करे थे। भाई करते हैं, दोस्तों के लिए कर लेते हैं हम कभी कभी थोड़ा बहुत, अच्छे दोस्तों तो ठीक है। तो उसी के लिए मैंने प्रिपेयर किए थे। तो आज मैं अब बीच में मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी वीडियोस की यूट्यूब की, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उसी को यूज़ करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। डायरी पे जो मैंने जिस पेज पे लिखा है उसकी डेट वगैरह पे मत जाना, अप्रैल 19 वगैरह। और मैं जो भी है कोविड के बाद जो अमेंडमेंट्स आई थी उसके साथ उस सबको कवर करते हुए फटाफट से आपको कवर करवाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 37 से, प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। सबसे पहले हमसे क्या बोला जाता है? सबसे पहले इसके अंदर ये बोला जाता है कि प्रोविजन जो होते हैं वो यहाँ पर एसेट्स के यहाँ पर कवर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स 109 में कवर है, ठीक है। तो प्रोविजन जो एसेट से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर कवर नहीं है। प्रोविजन जो हमारे जनरल लॉसेज के होते हैं वो नहीं बनाए जाते। जो भी हमारे जनरल लॉस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नॉर्मल लॉसेज होते हैं कंपनी के, उसके लिए आप कभी भी प्रोविजन नहीं बना सकते। एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, उनके प्रोविजंस कभी भी नहीं बनाए जाते, ठीक है। उसके अलावा जो थ्रूपुट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके प्रोविजन जो होते हैं इंडेक्स 116 के हिसाब से डेल्ट किया जाता है। जो लीजेस का होता है वो इंडेक्स 37 उससे डेल्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन जो होता है मतलब क्या होता है, या फिर प्रोविजन क्रिएट कब किया जाता है। प्रोविजन का मतलब हम सबको पता है, पहले से ही एसरटेन कर लेना कि कितना पैसा देना पड़ सकता है और उसके बेसिस पे अपनी ही अकाउंटिंग कर लेना, अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर लेना, उसको बोला जाता है, ठीक है। जिससे कि हमारे जो हमारे ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर्स हमारी बुक्स की दिखे, ठीक है। तो अगर हम प्रोविजन की बात करें तो कब प्रोविजन लगाया जाता है, तो प्रोविजन जो होता है हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है जो एग्जिस्ट करता है किसी भी पास्ट इवेंट, ऑब्लिगेटिंग इवेंट की वजह से, चाहे वो इवेंट लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। लीगल का मतलब या तो लॉफुल तरीके से कोई इवेंट हमारे ऊपर कोई वो इम्पोज करी गई हो चीज़, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने आपको ये वारंटी देता हूँ, तो एक तरीके से मैंने एक कंस्ट्रक्टिव वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, ठीक है, सामने वाले बंदे के ऊपर कि हाँ मेरे को यहाँ से वारंटी मिल जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर वारंटी है, तो यहाँ से मैं वारंटी एक्सटेंड करवा सकता हूँ अपनी, जो भी है मतलब वारंटी हो सकती है, रिपेयर्स करवा सकता हूँ, मेंटेनेंस करवा सकता हूँ अंडर द वारंटी। तो वो भी एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है। तो कंस्ट्रक्टिव को हम वैलिड एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, तो उसका भी प्रोविजन बनाया जा सकता है। उसके अलावा जो अमाउंट होता है वो रिलायबली जो है वो मेजर होना चाहिए। एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका लग सकता है, ठीक है। उसके अलावा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल होने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन हमारी पूरी होती है तभी किसी चीज़ का प्रोविजन बनाया जाता है, वरना किसी चीज़ का प्रोविजन नहीं बनाया जाता। तो जब भी आपके पास प्रोविजन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने होंगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट फॉर द पास्ट इवेंट विच कैन बी लीगल और कंस्ट्रक्टिव, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल, अमाउंट जो है रिलायबली मेजर करी जा सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ना वो हमारे ज़्यादातर एज एज्यूम किया जाता है कि एंटिटीज़ को पता ही होते हैं। मेन बात यहीं पर आती है कि हमारा कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं है पैसे देने की, लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की वजह से, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोविजन की डेफिनेशन। अच्छा, अब प्रोविजन को मेजर कैसे किया जाएगा? 2 मेथड बताए गए हैं, ईवीएम मेथड और मोस्ट लाइकली आउटकम, एमएलओ मेथड जिसको हम प्यार से बोलते हैं। ईवीएम मेथड दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड एमएलओ मेथड इज द मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। इन दोनों का मतलब वैसे तो इंडेक्स 115 में इसका सेम मतलब है, इंडेक्स 115 वाला ही मतलब है, लेकिन मैं आपको एक बार हिंदी में बता दूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड का मतलब ये होता है जब आपके पास बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं और बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो आप क्या करते हो, अमाउंट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। और उस जो भी आंसर आता है, जो भी उसका सॉल्यूशन आता है, उतने अमाउंट का प्रोविजन बनाते हैं। मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है उतने अमाउंट का प्रोविजन बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके पास नंबर ऑफ अमाउंट जो होते हैं, जब नंबर ऑफ जो हमारे वो होते हैं कि बेसिस मतलब नंबर ऑफ बेसिस कह लो या नंबर ऑफ ऑब्लिगेशंस कह लो कि ठीक है यार मेरे को लगता है या तो 10,000 रुपये जाएंगे या कोई भी एक भी रुपया नहीं जाएगा। तो अगर आपको लगता है 10,000 के चांसेस हैं 90%, तो उसके हिसाब से, तो जब आपके पास कम चांस मतलब कम वॉल्यूम्स हो तो उस बेसिस पे मोस्ट लाइकली आउटकम, अगर आपके पास ज़्यादा हो और उसके साथ आपके पास प्रोबेबिलिटी रेशियो गिवन हो तो आप ईवीएम मेथड यूज़ करते हो। अच्छे से समझना है तो 115 सेक्शन की जब मैं सीरीज लाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपने 115 के दौरान पढ़ा होगा। और बाकी मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि किस हिसाब से आप क्वेश्चन में टैकल करते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है, कहता है कि
प्रोविजन अगर हमारा एक्सपेक्टेड होता है कि वो 12 महीने से ऊपर का है, तो ऑब्वियसली अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा का है तो आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ सकती है, तो आप डिस्काउंटिंग करोगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे। लेकिन अगर आपको डिस्काउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कब रिक्वायरमेंट नहीं है, जब बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड का, फॉर एग्जाम्पल आपका जो वो पीरियड है वो 200 ईयर्स का है, 100 ईयर्स का ऐसा होता है, ठीक है, लीज वगैरह के केस में भी ऐसा होता है। तो उस केस में हमारा जो है अगर बहुत बड़े लंबे लंबे पीरियड का है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट्स में डिक्लेयर कर दोगे कि हमने इस वजह से हमने डिस्काउंटिंग नहीं करी 12 महीने से ऊपर होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारा पीरियड तो बहुत बड़ा था या अमाउंट जो था वो इमेटीरियल था। तो अमाउंट अगर आपका 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, मतलब या ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर अमाउंट आपका कम है तो उसके बेसिस पे आपको जो है आप चाहो तो नहीं भी डिस्काउंटिंग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस फैक्ट्स को आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि इन दोनों में से क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपने जो है प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली। ठीक है, कुछ अलग बातें यहाँ पर मैंने कुछ अलग बातें जो है थोड़ा टिपिकल हिंदी में लिखा हुआ है कि कुछ अलग बातें हैं जो हमारी हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोविजन, कई बार क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंडेक्स 37 में होता है एनवायरमेंटल प्रोविजन, मतलब एनवायरमेंट का नुकसान अगर आपकी वजह से हुआ है और उसके बाद कुछ लॉज आ जाते हैं, लॉ आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें प्रोविजन क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे आपने पानी गंदा किया या कुछ भी एयर पॉल्यूशन किया, कुछ भी ऐसा किया तो उसकी वजह से लॉ आ जाते हैं। तो अगर आपके जो लॉ हैं वो प्रोस्पेक्टिव तरीके से आते हैं तो आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने पास्ट ऑब्लिगेशन की वजह से कोई प्रेजेंट, मतलब पास्ट इवेंट की वजह से कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो क्रिएट ही नहीं हुई, तो इसलिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिवली आ जाते हैं वो लॉ तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो CSR एक्टिविटीज़ है उसके बारे में क्या कहता है, CSR अगर आपने खर्चा नहीं किया, आपको करना था, अगर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आपको खर्चा करना था लेकिन आपने नहीं किया तो आपको कोई भी प्रोविजन उस अमाउंट का नहीं बनेगा, अनस्पेंट अमाउंट का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना। ये बहुत स्टार मार्क कर लो, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि अनस्पेंट अमाउंट का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना। लेकिन अगर आपने खर्चा कर दिया लेकिन वो डिस्प्यूट में चला गया कि ये CSR एक्टिविटी होगा या नहीं होगा तो आप प्रोविजन बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है वनरस कॉन्ट्रैक्ट। भाई वनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वनरस कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में बताऊं तो दागी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दागी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे हमारे माँ बाप नहीं कहते तू हम पे दाग है, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमारे लिए दाग होता है। ठीक है, तो हम मतलब कई मतलब हमारे मतलब इन द सेंस कहते हैं यार पेरेंट्स, ठीक है, इंडियन पेरेंट्स की मैं बोलते हैं, तो उस केस में हमारा ऐसा होता है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो दागी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दागी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वनरस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है उन्हें। तो वनरस कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो आपको होने वाला है वो कम है रेदर देन जितना आपने कॉस्ट इनकर किया है। तो अगर मैं देखूं जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो होंगे वो नहीं हो रहे हैं जो एक्सपेक्टेड थे, जितना इकोनॉमिक बेनिफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उससे उतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, उल्टा ज़्यादा खर्चा ही हो रहा है। तो तभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना तुझे रख के तो हमारा खर्चा ही है, तू हमारे लिए लायबिलिटी है। तो वही हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी है जिससे हमें बेनिफिट ही नहीं हो रहे उतने जितना उसने खर्चा करवा दिया, तो आप उसका प्रोविजन बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रिफंड पॉलिसी, हाँ मैंने आपको बताया था वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो उसका प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ अलग बातें और हैं। अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है मशीनरी का तो यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है। याद रखो जब भी प्रोविजन बनाना होता है, तो एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूँ, जब भी प्रोविजन बनाना होता है तब हमेशा ये देखना होता है कि लास्ट औपचारिकता यही बची है कि प्रोविजन बनाओ और कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ नहीं बचा तो प्रोविजन बनाना। लेकिन आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ऑल्टरनेटिवली उसके ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है, आप मशीन को बेच भी सकते हो, इसीलिए हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो है प्रोविजन नहीं बनाते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई वारंटी दी है तो वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड है, उसका प्रोविजन बनेगा। अगर लीगल केस चल रहा है आपके ऊपर कोई, तो लीगल केस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, जो ऊपर तीनों कंडीशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो आप प्रोविजन बनाओगे, वरना आप प्रोविजन नहीं बनाओगे। उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस या रिस्ट्रक्चरिंग है, मतलब अगर आप अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हो या अपने यूनिट्स बंद करने जा रहे हो या कोई पार्ट बंद करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने रिस्ट्रक्चरिंग किया, ऑपरेशन किया, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही है। ठीक है, दो ही हमारी कंडीशंस होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्मल प्लान आपका तैयार हो जाना चाहिए, आपका एक पूरा का पूरा प्लान तैयार हो जाना चाहिए जो हमारा वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, जिसका मतलब मैसेज जो है सेंड कर देना चाहिए ऑफिशियल्स को कि बेटा हमने ऐसा ऐसा पूरा का पूरा प्लान बना लिया है जिसके बेसिस पे हम रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं। तो फॉर्मल प्लान अगर बन गया है और उसके बारे में पहला था प्लान बन जाना चाहिए और दूसरा उसके बारे में सबको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ भाई अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो रहा है। तो लेकिन किसका प्रोविजन बनेगा, सिर्फ उन सारे खर्चों का जो हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हो रहा है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है या बुक में हमारे स्टडी मेट में क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि कौन से खर्चों का बनेगा, सिर्फ उन्हीं खर्चों का बनेगा जो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन या रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ठीक है, और ठीक है, तो उसी का बनाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं बनता, ये ऐसा इंडिया 103 में भी लिखा गया है। अच्छा, लेकिन आप जब हमारा रिस्ट्रक्चरिंग का बना रहे होगे तो आपको कुछ कौन कौन से प्रोविजंस को कंसिडर नहीं करना है, किस किस का नहीं बनाना है। स्टाफ को रिट्रेन करने का, मतलब स्टाफ को रिलोकेट करने का, मार्केटिंग एक्सपेंस का आपको प्रोविजन नहीं बनाना, गेन या लॉस अगर होता है रिस्ट्रक्चरिंग करके तो उसका नहीं बनाना, ऑपरेटिंग लॉसेस का कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा। ठीक है, इस यहाँ पर हमारा प्रोविजन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। इतना सुनने के बाद आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आई बेट। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है,
होती है भाई, वहाँ पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, यहाँ पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। सबसे मेन डिफरेंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ में और उसमें यही है कि वहाँ पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वर्ड था, यहाँ पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। कहता है कोई भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो डिपेंड करती है किसी इवेंट के होने या ना होने पर, जहाँ पर होने या ना होने पर, और लायबिलिटी कब माना जाएगा, जब आपकी जेब से पैसा जाना हो उस इवेंट के होने की वजह से या उस इवेंट के ना होने की वजह से, अगर आपकी जेब से पैसा जाना हो और ऐसा अभी तक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अब तक वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना के नोट्स में शो कर सकते हो, नोट्स को अकाउंट्स में दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन है ए, बी और सी। अगर आपकी तीनों कंडीशन पूरी है, ठीक है, या फिर आपकी 2 कंडीशन पूरी है लेकिन एक पूरी नहीं है, ठीक है, उसके अलावा मतलब 2 कंडीशन पूरी नहीं है, एक पूरी है, और एक पूरी नहीं है, फर्स्ट वाली पूरी नहीं है, दूसरी वाली पूरी है, थर्ड वाली पूरी नहीं है, तो आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना सकते हो। मिला जुला के ये पूरी छोड़ो, सीधी बात यही है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो डिपेंड करती है किसी इवेंट के होने या ना होने पे, उसको बोला जाता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो डिपेंड करता है किसी चीज़ के होने या ना होने पर, तो उस पर हमें क्या बनाना होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनाना होता है। देखो क्या हो सकता है आपको, या तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, लेकिन कई बार क्या होता है वो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता, अमाउंट ही ना पता हो कि कितना पैसा जाएगा। तीसरी बात, या फिर आपको लगता हो कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं है, तो अगर इनमें से ऐसा कुछ होता है तब भी आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखा सकते हो, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता भाई कितना अमाउंट होता है, ठीक है, तो उस केसेस में हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखा सकते हैं और इसको हम नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे। दैट्स इट, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होते हैं, वही पॉसिबल एसेट जो हमारे अराइज हो सकते हैं जब हमारा पास्ट के इवेंट की वजह से, जो डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट की वजह से। तो कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होते हैं भाई, वही मतलब जब आपके पास कुछ आना हो लेकिन वो डिपेंड करता है किसी चीज़ के होने या ना होने की वजह से, तो उसको बोला जाता है क्या, कॉन्टिजेंट एसेट। और अब पहले कॉन्टिजेंट एसेट को डिस्क्लोज नहीं करते थे, अब नोट्स में इसको भी डिस्क्लोज करा जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 अपेंडिक्स है जो हमारे कोर्स में पूछा तो नहीं जाता, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन शर्मा सर ने कवर करवाए थे तो मैं आपको कवर करवा देता हूँ। अपेंडिक्स सी क्या कहता है, अपेंडिक्स सी कहता है अगर कोई इवेंट के होने पर अगर लेवी किया जाता है तो उसके बेसिस पे प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे, जिसको प्रोविजन बोला जाता है। इसके अंदर होता क्या है, कोई भी सेल वगैरह होती है जहाँ पर हमारा प्रोग्रेसिव बेसिस पे प्रोविजन बनाना हो, जैसे हाई सी सेल वगैरह हो गई, ठीक है, तो उस केसेस में आपकी मान के चलो कोई टैक्स की लायबिलिटी बन गई अदर देन इनकम टैक्स वगैरह, सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन गई या कोई लायबिलिटी बन गई अदर देन इनकम टैक्स वगैरह की, तो उसको प्रोग्रेसिव बेसिस पे, उसके अंदर आप प्रोग्रेसिव बेसिस पे भी प्रोविजन बना सकते हो। तो इस केस में क्या होता है, जब कोई इवेंट क्रिएट हो जाएगा जिस पे लेवी डिपेंडेंट है, देन वी हैव टू मेक द प्रोविजन, इट इज ऑन द प्रोग्रेसिव बेसिस। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा एक और अपेंडिक्स है जिसमें हमारा ड्रॉल की फंडिंग, ड्रॉल का मतलब होता है जो हमारा प्रोविजन फॉर ड्रॉल्स होते हैं, डीकमिशनिंग वाला जो होता है उसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है। तो अपेंडिक्स ये कहता है कि अगर कोई बंदा फंडिंग कर रहा है ड्रॉल की और उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसका प्रोविजन बना सकते हो जितना आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है ड्रॉल के लिए। ठीक है, और जब सेटलमेंट होता है ड्रॉल का तो 2 चीज़ें होती हैं, जो हमारा एसेट बनता है वो तो इन्वेस्टमेंट चला जाता है, जो हमारी लाइबिलिटी होता है वो हमारा कॉन्टीजेंट में जा सकता है, जो कॉन्टीजेंट होता है, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा लाइबिलिटी में जा सकता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा एसेट्स में जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को आप इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा। आईसीएस सबसे ज़्यादा इस पे चेक करता है, आपको एक बार क्वेश्चन जब भी पूछा है तो इसी पे पूछा है। अगर कोई एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है प्रोविजन ऑफ ड्रॉल के फंड्स में तो उसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। देखो अगर आपको पता है कि आपको पैसे देने ही देने हैं तब तो आप प्रोविजन बना लोगे, ठीक है, पहले से बना के रखोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ गया क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो उस केस में आप उसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बनाओगे फॉर द अमाउंट ऑफ द एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। बस इतनी बात ध्यान रखना और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको समझने के बाद। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि आपको नेसेसरी डिस्क्लोजर्स करने, कितना एक्सपेक्टेड रिकवरी है, डिस्काउंटिंग आपको नहीं करी तो उसका भी रीजंस आपको बताना पड़ेगा। हाँ, कुछ रेयर केसेस में आप डिस्क्लोजर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन है, कुछ रेयर केसेस में आप डिस्क्लोजर से बच सकते हो। मतलब आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपकी कॉन्टीजेंसीज होती हैं या जितने भी आपके प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी होती है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में आप इसको नहीं डालोगे तो भी चलेगा। कब कि अगर आपको लगता है कि अगर आपने सारी डिटेल्स शो करी तो सामने वाली पार्टी, कोर्ट केस चल रहा है और सामने वाली पार्टी इस बात का फायदा उठाकर कोर्ट में दिखा देगी कि देखो सर इसने तो अपनी बुक्स में प्रोविजन भी बना रखा है, इसका मतलब ये पार्टी भी मानती है कि इसको हमें पैसे देने हैं। तो आप जो है इसके बारे में सिर्फ फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दोगे कि हमने कुछ चीज़ें जो है डिस्क्लोज नहीं करी हैं क्योंकि हमारा नुकसान हो सकता है, उसके बारे में आप बता दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन एक बार थ्योरी का पूछ लिया गया था कि क्या आपको डिस्क्लोजर से बच सकते हो। अगर आपको लगता है तो यस, आपको यही आंसर लिख के आना है। ठीक है, रिकंसिलेशन आपको देना होगा, अदर केसेस में बात खत्म। इसके अलावा कुछ कोविड के इंपैक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो अमेंडमेंट में है, फटाफट से कवर कर लेते हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बाद में कोविड की वजह से अगर वनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब पहले वो वनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, दागी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन बाद में वो दागी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जितना भी आपका बेनिफिट खत्म हुआ है, जितना भी बेनिफिट आपका खत्म हुआ है, बेनिफिट गॉन हुआ है, उसका आप प्रोविजन बना दोगे टू बी मेड फॉर दैट अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब जितना भी आपका नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले वनरस नहीं था लेकिन अब वनरस हो गया, व्हेन कॉस्ट ऑफ मीटिंग अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन इज ग्रेटर द बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो वनरस का मतलब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आप बस इतनी बात रखना कि अगर पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट वनरस नहीं था लेकिन अब वनरस हो गया कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से
तो जितने अमाउंट का आपको नुकसान हुआ उतने का आप प्रोविजन बना सकते हो। दूसरा, अगर मैनेजमेंट कैन नॉट क्लासीफाई, अगर मैनेजमेंट क्लासीफाई नहीं कर पा रही है वनरस का, लेकिन फैक्टर्स एंड कंडीशन जो है वो इंडिकेटिव है वनरस के लिए, तो आप डिस्क्लोजर दे दोगे। अगर उन्हें पता नहीं चल रहा कि अमाउंट वगैरह का, या क्लासीफाई नहीं कर पा रही कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वनरस हुआ है या नहीं हुआ, हमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ इस फैक्ट्स का डिस्क्लोज कर दोगे तो भी चलेगा, प्रोविजन नहीं बनाओगे तो भी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंश्योरेंस का क्लेम्स ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विच मे बिकम रिसीवेबल ड्यू टू कोविड। मतलब जो इंश्योरेंस के क्लेम्स थे, अगर हमने क्या क्या किया था, प्रॉफिट की वजह से कोई इंश्योरेंस करवाए थे। मतलब कई बार क्या होता है कंपनीज, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि आप अपना ना उसके लिए भी लॉस में ना चले जाओ, इसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। ठीक है। तो कहता है अगर इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है, विच मे बी बिकम रिसीवेबल, विच मे बिकम रिसीवेबल ड्यू टू कोविड। अगर कोविड की वजह से वो रिसीवेबल हो जाता है, और अगर आपको लगता है वर्चुअली सर्टेन है, तब तो आप उसे पीएनडल में दिखा दोगे। लेकिन आप अगर आपको लगता है वो वर्चुअली सर्टेन नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको नहीं पता, तो आप उसे कॉन्टीजेंट एसेट दिखाओगे। बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट आई है, ऐसे कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है कोविड की वजह से। ठीक है। बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हो इसके आंसर्स को। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज ड्यू टू कोविड, अगर ऑपरेटिंग लॉसेज कुछ होने वाले हैं कोविड की वजह से, तो क्या उसका प्रोविजन बनेगा? नहीं, ऑपरेटिंग लॉसेज का तो प्रोविजन इसके बहाने भी नहीं बनेगा, कोविड के बहाने भी नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा जो आता है वो ये आता है कि प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। क्या अगर कोविड की वजह से आप क्या होगा, बहुत सारे बिजनेस अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेंगे, ये बात तो हमें पता ही है, रीस्ट्रक्चरिंग होगा। तो आपको अगर डिटेल फॉर्मल प्लान उसका बना दिया गया है और एविडेंस है इंप्लीमेंटेशन का, एविडेंस इंप्लीमेंटेशन का कैसे मिलता है, आपने अपने ऑफिशियल्स को भी इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में कि हम करने वाले हैं, तो ये दोनों कंडीशन अगर पूरी है जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, तो अवेलेबल है बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो आप कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आप प्रोविजन बना सकते हो। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा खत्म होता है इंडेस 37 की रिवीजन। प्लीज़ बताइएगा कि कैसा रहा था, उसके बाद ही मैं आगे बनाऊंगा, वरना मैं रोक दूंगा इस सीरीज़ को कि अगर आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा तो। दैट्स इट, बाय, थैंक यू, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।